हेलो नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम यूके से वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, एक बहुत ही अहम टॉपिक है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जो एक जगह पर नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा उछलते कूदते रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं, हाइपर होते हैं और ख़ासकर कुछ बच्चों में ये परेशानी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और वो इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, इतने उछलते कूदते हैं कि उनके वालिदैन बेचारे बड़ी मुश्किल में रहते हैं, कहीं वो आ जा नहीं सकते। उनकी अपनी सेहत इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि बच्चे शरारती हैं। शरारती बच्चे उनमें से कुछ हो सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे हमेशा शरारती नहीं होते। वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक उनके दिमाग के साथ, उनकी डेवलपमेंटल ब्रेन के फंक्शंस के साथ होता है, और उसको हम कहते हैं ADHD। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे में या आप में ख़ुद ये बीमारी है, ये कंडीशन है, तो उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जब आप कन्वेंशनली अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसके खाने के बाद आप में सिडेशन आपको फ़ील होती है। आप जो है ना स्लो हो जाते हैं, यानी सोना पसंद करते हैं, आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। एंटी डिप्रेशन काइंड किस्म की आपको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उसके साथ ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप वो दवाई जब तक लेते रहेंगे आप में वो एनर्जी का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे उन दवाइयों के खाने से। लेकिन बीमारी आपकी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, उसका इलाज इस तरह से नहीं होगा। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ शेयर करूंगा जिसमें ख़ासकर एक जो अप्रोच है, इसको हम कहते हैं होम्योपैथिक अप्रोच। और हमने दुनिया में देखा कि हज़ारों लाखों बच्चे जब वो प्रॉपर तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इस बीमारी को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये बीमारी उनकी अपनी ज़ात के लिए, बल्कि उनके घर वालों के लिए, उनकी फैमिली और उनके पेरेंट्स के लिए ख़ासकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये वीडियो एक ख़ास सीरियस नोयत की है। अगर आपको ख़ुद या आपके घर में किसी बच्चे को इस तरह की परेशानी है कि वो हमेशा उछलता कूदता है, या और कुछ मैं आपको निशानी बताऊंगा, अगर वो उसमें मुब्तला है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करूंगा कि उनको ऐसे सप्लीमेंट्स आपको क्या देने चाहिए, ऐसे हर्बल रेमेडीज़ कौन सी, जड़ी बूटियाँ ऐसी कौन सी हैं जिसमें उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिल सकती है, और ख़ासकर होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस कंडीशन को बेहतर कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आपके बच्चे लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और हर वक्त उछल कूदते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों में बीमारी क्या होती है। लेकिन नाज़रीन, ये भी याद रखें कि कोई भी इलाज करने से पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ें और अपने डॉक्टर से भी ज़रूर मशवरा करें। सबसे पहली बात, इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और ये एक डेवलपमेंटल न्यूरोसाइकोट साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है। इसमें ये होता है कि आपका जो माइंड है प्रॉपर तरीके से, आपका नर्वस सिस्टम या जो ब्रेन है प्रॉपर तरीके से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। और इस वजह से दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग जो है ना बच्चे, और उसमें सिर्फ बच्चे नहीं होते, जैसे मैंने बताया कि बड़ों में भी बीमारी हो सकती है। और ख़ासकर ख़वातीन जब प्रेगनेंसी में होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस दौरान उनको इस तरह की बीमारी काफ़ी हद तक लगने का चांस होता है, या उनको इस तरह की निशानियाँ मिलती हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी ये बीमारी हो सकती है। दुनिया में लाखों लोगों को इस तरह की बीमारी का प्रॉब्लम होता है। और ये कॉमन हेल्थ डिसऑर्डर है बच्चों की बीमारियों में, जब उनको साइकेट्रिक बीमारी की हम बात करते हैं। और देखा गया है कि ये बीमारी ज़्यादातर मर्दों में, यानी मेल बच्चों में ज़्यादा होती है इस फीमेल बच्चों के मुकाबले में। इसकी जो साइन सिम्टम्स हैं, निशानियां हैं, तकरीबन 12 साल की उम्र में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कुछ बच्चों में इसकी निशानियां इवन 3 से 4 साल, यानी बहुत छोटी उम्र में भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जो साइन सिम्टम्स है, इससे हमें अंदाज़ा होता है। उसके बाद हम अपने डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से या किसी न्यूरोलॉजी के डॉक्टर के साथ मशवरा करके असेस कराते हैं प्रॉपर कि वाकई ये बीमारी जो है ना ADHD है या कोई और इस तरह की बीमारी है। लेकिन घर में अक्सर वालिदैन को ये बच्चा डिफरेंट नज़र आएगा, इसकी हरकतें डिफरेंट नज़र आएंगी, तो वो फिर कंसर्न होते हैं कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी प्रॉपर असेसमेंट करके इसका इलाज करवाना चाहिए। अब ऐसे बच्चों में आपको सिम्टम्स क्या नज़र आएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों में इस तरह की बीमारी है या आपके अंदर इस तरह की बीमारी है। सबसे पहली चीज़ होती है कि इन लोगों में अटेंशन नहीं होती, ये चीज़ों को अटेंशन नहीं दे सकते, यानी तवज्जो के साथ हर काम ये नहीं कर पाते। इसके अलावा इनमें एक जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है हाइपर एक्टिविटी, यानी ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें जो है ना एनर्जी आप देखते होते हैं, ये एक जगह पर बैठते नहीं हैं, ऊधम कूल हर वक्त करते हैं, छलांगे लगाएंगे। आप किसी के घर जाते हैं तो सोफ़ों पे छलांगे लगाएंगे, दौड़ेंगे, यानी आराम ना आपको आराम से बैठने देंगे ना खुद आराम से बैठेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इस बीमारी का प्रॉब्लम होता है कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं।
इसके अलावा मैंने बताया कि ये एक जगह पर नहीं बैठते, एक जगह पर सुकून से नहीं बैठते। साथ ही साथ इनमें एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्सिविटी, कि ये ऐसे काम करेंगे कि उससे पहले सोचते नहीं, यानी ये कुछ काम करेंगे लेकिन उससे पहले सोचेंगे नहीं कि इनको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी बाज़ वक़्त होता है ना कि हम कोई काम करने से पहले सोचते हैं कि हमें ये काम करना है या नहीं करना, लेकिन ये बच्चे जिनमें ये स्पेशल किस्म की बीमारी होती है, इनमें इम्पल्सिविटी होती है, यानी ये बगैर सोचे समझे छलांग लगा देंगे, काम कर देंगे। इनको नहीं पता होगा कि इस काम के बाद, इस एक्शन के बाद क्या रिज़ल्ट होगा, ये चीज़ अच्छी बात है या बुरी बात है। दूसरा, इन बच्चों में डे ड्रीमिंग होती है, यानी ये दिन के वक्त जो है ना ख्वाब ख्याली में रहते हैं, सोचों में रहते हैं। इसके अलावा इनको अगर आप कोई काम करने का कहेंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते। इसके अलावा इनके मेमोरी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, यानी चीज़ें ये जो है ना बहुत ज़्यादा भूलते हैं। इनकी मेमोरी, इनकी जो याददाश्त है बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, भूलने का इनका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये स्कूल में जब आप इनको दाखिल करवाते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर सकते सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। इनको अगर आप कोई काम देते हैं मुकम्मल करने के लिए तो वो मुकम्मल नहीं कर पाते और ईज़िली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी इनकी तवज्जो जो है ना आसानी से हट जाती है। अगर आप इनको किसी एक काम के लिए कहेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो काम इनकम्प्लीट छोड़ देंगे और किसी और काम में जो है ना मसरूफ़ हो जाएंगे। यानी ईज़िली छोटी सी कोई हरकत हुई घर में, किसी और ने कोई और बात की तो उस तरफ ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो पहले ये काम कर रहे थे उससे हटकर कहीं और। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अक्सर बाजार में हमें मिलते हैं, वो जा रहे होते हैं किसी एक काम के लिए, उनको कोई और बंदा किसी और काम पे लगाते तो उस तरफ मुड़ जाते हैं। आगे जाते हैं गली की मोड़ पे तो कोई एक बंदा उसको किसी और काम के लिए कहते तो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो ये भी निशानी है ऐसे लोगों की। अगर आप सोचें कि आप में ये प्रॉब्लम है कि आप एक काम कर रहे हैं, दरमियान में कोई और काम आया और आपने वो पहला काम छोड़ के दूसरे काम में मुब्तला हो गए, तो हो सकता है कि आप में भी ये ADHD की ये एक सिम्टम या अलामत मौजूद हो। अच्छा, ऐसे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ये बाज़ वक़्त बातें बड़ी करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली टॉकेटिव होते हैं, लोकेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये इन बच्चों में, इन लोगों में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बेचारे जहन का इस्तेमाल नहीं करते, बगैर सोचे समझे काम करते हैं तो अपने आप को ही दुखाते रहते हैं। इनकी इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके अलावा ये दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में भी कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छा, ये अगर परेशानी बड़ों में होती है, एडल्ट्स में होती है, तो उनमें क्या निशानी नज़र आएंगी? सबसे पहले तो उनको अपने रिश्तों में प्रॉब्लम नज़र आएंगी, यानी रिलेशनशिप के उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती मियाँ बीवी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, ये जो भी आपके ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ, आप उनको प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं रख सकते। इसके अलावा इनकी जॉब में परफॉर्मेंस, इनके काम में परफॉर्मेंस कम रहती है। मल्टीटास्किंग ये नहीं कर सकते। इनको अगर आप कहेंगे ना कि आपने ये काम भी करने साथ दूसरा भी काम करें, तो ये 2 से 3 काम इकट्ठे नहीं कर सकते। इन्होंने एक काम एक वक्त में करना है, जब तक वो काम नहीं हो गई दूसरे काम की तरफ बाज़-औक़ात नहीं जा सकते। तो बाज़-औक़ात आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और आपकी इफ़ेक्टिवनेस, आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे जज की जाती है और आपकी जॉब्स परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी प्रमोशंस होती हैं। लेकिन ऐसे लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते, एक से ज़्यादा काम एक वक्त में नहीं कर पाते और अक्सर इन लोगों को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और स्ट्रेस ये आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनमें जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल, एस्टीम लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा कम रहता है। अब इसकी हम देखते हैं वजूहात क्या हैं, क्योंकि अब तो हमने देखा कि ये इसके साइन सिम्टम्स थे कि एक बंदे में ADHD का मसला है तो उसमें ये सिम्टम्स हैं। लेकिन अब हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप में या आपके बच्चे में ये बीमारी है तो उसके पीछे वजह क्या है, और अगर हमें किसी वजह से वजह का पता चल जाए और उस वजह को अगर हम ट्रीट करें, रिवर्स करें होलिस्टिक रेमेडीज़ लाइक होम्योपैथी के ज़रिए, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाती है और कभी कभी यह मुकम्मल तौर पर भी आपके सिम्टम्स ख़त्म हो सकते हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या है। सबसे पहली बात है कि बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता, रिसर्चर्स को, डॉक्टर्स को, कि इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। एक तो ये कि अगर आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स में, आपके बहन भाइयों में ये बीमारी है तो हो सकता है कि आप में भी ये बीमारी हो, तो इनहेरिटेड कंडीशन हो सकती है। दूसरा, जिस तरह मैंने बताया कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और नर्व्स का जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, उसमें कोई डेवलपमेंटल जो है ना प्रॉब्लम रह जाती है, रिटार्डेशन रह जाती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। या जिन बच्चों की पैदाइश वक्त से पहले होती है, प्री मेच्योर बर्थ जिनको हम कहते हैं, तो अगर आपकी पैदाइश आपकी राइट टाइम से पहले हुई हो तो इसमें भी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई टॉक्सिन्स होते हैं या आपके घर में बहुत ज़्यादा मेटल पाइप्स हैं, लेड है, तो उसके इन्वायरमेंट के कंटेक्ट से भी हो सकता है। और ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं और अगर वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, अल्कोहल, शराब पीती हैं, स्मोकिंग करती हैं और उनका भी अगर ताल्लुक या कम अक्रॉस उनका कंटेक्ट जो है ना टॉक्सिन्स के साथ हो, तो आने वाले बच्चों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो पेरेंट्स का सेहतमंद होना, ख़ासकर माँ का सेहतमंद होना प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब माँ बीमार होती है तो उनके बच्चे अक्सर स्ट्रेस अगर वो लेती है या स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह पीते हैं
तो बच्चों में ADHD के अलावा ऑटिज़म की एक बीमारी बड़ी कॉमन हो सकती है। इसके अलावा बच्चे जो है ना वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, उनमें बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो माँ का सेहतमंद होना, स्ट्रेस रिलीफ, उनका स्ट्रेस फ्री होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमने करना क्या है, अगर आप में ये बीमारी है, ये कंडीशंस हैं, तो अब हमारा सोल्यूशन क्या है। तो मैं अब आपके साथ कुछ ऐसी होलिस्टिक रेमेडीज़ शेयर करूंगा, एक ऐसी अप्रोच आपको बताऊंगा कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ की, जिनको आप अपनी मेन स्ट्रीम मेडिकेशन के साथ भी ले सकते हैं। इसमें नहीं है कि मैं जो दवाइयाँ बताऊँ वो आप इस्तेमाल करें, अगर आपको डॉक्टर्स ने कोई दवाई दी हुई है तो उसको आप छोड़ दें। अगर आप इनको कंबाइन करके लेंगे तो आपको, इसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, आपको और ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। तो आपके साथ जो भी मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट भी मिल सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जिनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में, अपनी डेली इंटेक में मैग्नीशियम का इस्तेमाल, ओमेगा 3 का इस्तेमाल, विटामिन B6, जिंक और आयरन का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपके दिमाग के, आपके ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करते हैं। दूसरा, आपको अपनी डाइट में अच्छी जो है ना डाइट इस्तेमाल करनी, जिसमें लीन प्रोटीन इस्तेमाल करने चाहिए, यानी वो प्रोटीन जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा कम हो, और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी मेमोरी बेहतर होगी, आप बेहतर फील करेंगे। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में से जो जंक फूड है, कलर्स हैं, स्वीटनर्स हैं, फ्लेवरिंग्स हैं, इस तरह की जो बुरी चीज़ें हैं, बैड फूड है, इसको आप अवॉइड करें। एक चाय है या एक प्लांट है, एक फ्लावर, उसका नाम है कैमोमाइल, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। आप कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 कप जो है ना इसका जो है ना इन्फ्यूजन या इसकी टी बना के, इसका कहवा बना कर पिए। तो सिंपल आपकी इसको पत्ते लाएं या इसके फूल लाएं, इसको उबालें, इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी हनी डाल के दिन में 1 से 2 टाइम, खासकर रात को सोते वक्त आप पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आजकल इसके टी बैग्स मिलते हैं, आप रेडीमेड टी बैग्स ला कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें ओट्स, जिनको ग्रीन ओट्स भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, यानी दलिया या पोरिज है, इसका इस्तेमाल आप करें। इसका भी आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा असर होता है, और इसके साथ आपके मसल्स, पट्ठे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका शुगर लेवल भी बेहतरीन रहता है। एक और प्लांट जिसको जिनको बाइलोबा कहता है, ये भी आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत इंप्रूव करता है, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, कॉग्निशन को बेहतर करता है, और साथ ही साथ आपके माइंड में, आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो जिनको बाइलोबा प्लांट, इसके सप्लीमेंट्स आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हर्ब, ये जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं रेड कोरियन जिनसिंग, इसका इस्तेमाल करने से भी आपकी मेमोरी खासकर बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो कोरियन जिनसिंग, जिसको रेड कोरियन जिनसिंग कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे अरोमा थेरेपी की। अरोमा थेरेपी का मतलब है कुछ ऐसे तेल, ऐसे एसेंशियल ऑयल जिनका आप बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें तो आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि एसेंशियल ऑयल जो है वो पिए नहीं जाते, वो उनको बैरूनी इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी स्मेल के ज़रिए, जब वो स्मेल आपके नाक के ज़रिए, ओल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए आपके दिमाग में पहुँचती है तो आपकी मेमोरी बेहतर हो सकती है, आप काम फील करते हैं, आप में बहुत सारी जो फिजिडिटी हैं, रेस्टलेस हैं, हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। तो आपके साथ मैं कुछ एसेंशियल ऑयल शेयर करता हूँ, इनका इस्तेमाल भी आप करें। सबसे पहले आपने सुना होगा एक ऑयल, इसका नाम है लेवेंडर। ये आपकी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है और आपको काम करता है, खासकर स्ट्रेसफुल अगर आपकी कंडीशन है तो अगर आप लेवेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे। लैंग लैंग ऑयल भी आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बेहतर कर सकता है। संदल का जो ऑयल होता है वो भी आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, आपको रिलैक्स करता है और आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। तो ऐसे लोग जिनकी मेंटल क्लैरिटी ना हो, डिस्ट्रैक्टेड ईजी होते हो, ब्रेन फॉग का मसला हो, डे ड्रीमिंग करते हो, तो उनके लिए संदलवुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पेपरमिंट, जिसको हम कहते हैं आम ज़माने में पुदीने का जो तेल होता है, वो भी आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स काम करके रेस्टलेसनेस को ख़त्म करता है। और सबसे आखिर में एक और ऑयल जिसको हम कहते हैं फ्रैंकिनसेंस ऑयल, ये भी आपके जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसको बेहतर करता है और आपकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव सोचें हैं, उसको इम्प्रूव करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इसको आपने बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इसका मसाज करेंगे तो ये आपके जिस्म का जो सेरोटोनिन लेवल है इसको बेहतर करेगा और उस वजह से आपका जो डोपामिन लेवल है उसको ये बैलेंस करेगा। और आपके जो सिम्टम्स होते हैं ADHD के, उसमें नॉर्मली देखा गया कि डोपामिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। तो ये दोनों जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, असल में होता क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और उन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से आपको इस तरह की साइकोलॉजिकल, जिसमें OCD है, इसमें ऑटिज़म है, इसमें ADD है, इसमें बहुत सारी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो होती हैं। तो जब आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियां काफ़ी बेहतर होती हैं। तो ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, ये कैपेबल होती हैं, इनमें ऐसा पोटेंशियल होता है कि आपके माइंड तक पहुंचकर जो माइंड की कंपल्शंस हैं उनको ये चेंज करने की ताकत रखते हैं नेचुरल तरीके से। तो आपने इन ऑयल्स को किसी कैरियर ऑयल में आप मिक्स करें और अपने जिस्म पर एक पैच टेस्ट करने के बाद अपने जिस्म पर पूरा आप इसका मसाज कर सकते हैं।
अदरवाइज़ अगर आप मसाज नहीं करना चाहते तो इनको आप ह्यूमिडिफायर में, ऑयल बर्नर में या स्टीम इन्हेलेशन में भी कुछ कतरे डाल के डेली की बेसिस पर इन्हेल करने की कोशिश करें। तो अरोमाथेरेपी आप बैरूनी तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्हेल कर सकते हैं। अब आखिर में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथी रेमेडीज़ जो कि ADHD में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं वो शेयर करूंगा। और अगर आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से मशवरा करेंगे तो वो आपकी हिस्ट्री को देखते हुए, आपके सिम्टम्स को देखते हुए प्रॉपर मेडिसिन अगर आपको देगा और अगर आपको प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो याद रखें कि ये क्विक फिक्स नहीं होता, इसमें कोई जल्दी का काम नहीं है कि आप समझें कि आपने दवाई शुरू की 2 हफ्तों में आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, इसमें टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको इंप्रूवमेंट नज़र आती है 2 से 3 महीने में, तो आप कोशिश करें इस दवाई को जारी रखें। इनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, और आपको ये मुकम्मल तरीके से हर बीमारी से काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली दवाई का नाम है बारिटा कार्बोनिकम, और ये कंसंट्रेशन के लिए बेहतर होती है। इसके अलावा वो लोग जो अटेंशन नहीं दे सकते किसी भी काम को, उसको बेहतर करती है। देखें, बारिटा कार्ब उन बच्चों को हम ज़्यादातर देते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब आपके घर मेहमान आते हैं तो वो सोफ़ों के पीछे छुप जाएंगे, पर्दों के पीछे छुप जाएंगे, दरवाजे के पीछे छुप जाएंगे, लोगों के सामने मिलने नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को जब आप देते हैं ना बारिटा कार्ब मेडिसिन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें करेज आना शुरू हो जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद करते हैं। तो बारिटा कार्ब उन लोगों में हम देते हैं जिनका जो ग्रे मैटर होता है या वाइट मैटर होता है, ब्रेन के ये हिस्से होते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ना हो तो बारिटा कार्ब मेडिसिन देने से उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन ये मेडिसिन आप डेफिनेटली डॉक्टर से मशवरा करने के बाद खुद भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। एक और मेडिसिन जो लाइकोपोडियम इसका नाम है, बच्चों को हम देते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम होता है। अगली मेडिसिन हाइसैमस है। ये उन बच्चों में सूट करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, यानी बगैर सोचे समझे वो काम करते हैं, और ऐसे लोग जो हैं लोगों को मारते भी बहुत हैं, बाइट करते हैं। आपने देखा होगा ADHD के बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर चीज़ों को फाड़ेंगे, कागज़ लेंगे, कपड़ा लेंगे, उसको फाड़ने की कोशिश करेंगे। उनको अगर आप खिलौने देंगे तो वो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, बल्कि अपने पेरेंट्स को मारेंगे, अपने बहन भाइयों को, बल्कि लोगों को वो बाइट करने की, नेल बाइट करने की भी उनमें टेंडेंसी होती है। तो अगर आप देखते हैं कि ऐसा बच्चा जो डिस्ट्रक्टिव किस्म है, तो उसमें अगर आप हाइसैमस मेडिसिन देंगे कुछ अर्से के लिए तो इस कंडीशन में बेहतरी हो सकती है। एक और मेडिसिन का नाम है टेरेंटुला हिस्पानिका, और ये हम तब देखते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, इम्पेशेंस यानी उनमें सब्र नहीं होता और बहुत ज़्यादा छलांगे लगाते हैं। अब देखा जाए तो टेरेंटुला हिस्पानिका एक समझें एक मकड़े का नाम है असल में, और आप घबराए जाएंगे कि मकड़े से बनी दवाई है। अगर आपने देखो कि जो मकड़ा या मकड़ी होती है वो एक जगह पर नहीं बैठती, वो हमेशा छलांगे लगाती है। लेकिन अब उसी की अगर हम दवाई बनाकर अपने पेशेंट्स को देते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी एक मकड़े में है वो उस बच्चे में अगर है तो वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो इसमें याद रखें कि हम जो दवाइयाँ बनाते हैं उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइम डाइल्यूट किया जाता है। तो जब आप इन मेडिसिन को लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको एक्चुअल इंग्रेडिएंट या फिजिकल लेवल पर जो मॉलिक्यूल होगा वो नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो मेडिसिनल पावर होगी वो उसमें ज़रूर ट्रांसफ़र हो चुकी होगी। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, छलांगे लगाता है, उसको अगर आप टेरेंटुला हिस्पानिका मेडिसिन देंगे तो उसमें जो वो फ्रिजिडिटी है या छलांगे लगाने वाला या उछल कूद वाला मामला है तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना बड़ी यूनिक होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं और वो सिम्टम किस प्लांट के साथ मिलते जुलते हैं, किस जानवर के साथ मिलते जुलते हैं। अगर हम उसी से दवाई बना के उस पेशेंट को देते हैं तो वो काफ़ी बेहतर होना शुरू कर देते हैं। एक और मेडिसिन है उसका नाम है वेराट्रम एल्बम, और तब हम देखते हैं इसमें भी वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और ये भी लोगों को चीज़ों को मारने में, काटने में, तोड़ने में बहुत ज़्यादा ये बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। और ऐसे बच्चे अक्सर देखा गया कि ये फिल्थ बहुत खाते हैं। फिल्थ का मतलब है इनको नहीं पता कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खानी है नहीं खानी, ये बाज़ औक़ात अपना पू भी उठा के खा लेंगे। तो अगर आपके बच्चे, आपके घर में ऐसे कोई बच्चे हैं जो गंद उठा के खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, कूड़ा करकट उठा के खाते हैं, तो उनके लिए वेराट्रम एल्बम मेडिसिन अगर आप देते हैं तो उनमें ये जो आदत है, गंदी आदत, ये भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। अगली मेडिसिन का नाम है ट्यूबरकुलिनम, और ये भी हाइपर एक्टिव बच्चों को हम देते हैं जिनमें ऐसा होता है कि वो भागने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा खोलेंगे तो वो भागने की कोशिश करेंगे, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, एक जगह पर वो बैठेंगे नहीं। जब कभी इनको मौका मिलेगा ये रन अवे करने की कोशिश करेंगे। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चीखें बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और ये बच्चे अक्सर एब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी गाली गलौज भी करते हैं, और चीज़ों को भी ये तोड़ते फोड़ते हैं। तो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन एक हमारी ख़ास मेडिसिन है, इसको आप हफ्ते में 1 या 2 डोजेज़ देंगे। तो अगर इस तरह की टेंडेंसीज़ हैं आपके बच्चे में तो
तो वो बेहतर होंगे। और सबसे आखिरी मेडिसिन का नाम है नेट्रम म्योर, और ये हम तब देते हैं जब आपके बच्चों में माइलस्टोन स्लो होते हैं, यानी आपका बच्चा जो वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हो, उसके माइलस्टोन प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं हो रहे। ख़ासकर स्पीच का जब बच्चों का मसला होता है, बच्चे जब नहीं बोलते, आप देखते हैं कि बाकी बच्चे उसकी उम्र के बोल रहे हैं लेकिन आपका बच्चा नहीं बोल रहा, तो अगर उसको आप नेट्रम म्योर दवाई देंगे तो उनकी स्पीच का जो मसला है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। एक और मेडिसिन का नाम, उसका नाम है एगारिकस, और वो तमाम किस्म की जो स्लो होती हैं प्रॉब्लम, यानी चलने में स्लो, बोलने में स्लो, पढ़ने में स्लो, हर चीज़ जब स्लो स्लो होती है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए फिर हम एक और दवाई जिसका नाम है एगारिकस। तो होम्योपैथी में हम रेडीमेड हमारे पास मेडिसिन नहीं होती, हम देखते हैं कि आपके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या हैं, अगर उसको देखते हुए अगर हम दवाई आपको देंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती, उसकी वजूहत है। एक तो ये कि डॉक्टर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके दवाई नहीं देते, और बाज़ वक़्त बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे, टिकटॉक, यूट्यूब पे सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं, उनको पता होता नहीं है, डीप उन्होंने स्टडी नहीं की होती, जो चीज़ उनको नज़र आती है वो इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर डोज नहीं लेते, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलते, और फिर वो इस साइंटिफिक एक पैथिक अप्रोच को जो है ना वो ब्लेम करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ से मशवरा करेंगे और अगर सही मेडिसिन आपको मिलती है तो आपकी बीमारियाँ बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। अब आपने होम्योपैथिक अगर लेनी भी है तो आप कोशिश करें 30 या 200 सी की पोटेंसी में लें, और ये नॉर्मली गोलियों की सूरत में आप इस्तेमाल करें। इस तरह की मीठी गोलियां आप बनाएं, ऊपर लेबल लगाएं, दिन में 2 से 3 टाइम ये दवाई लें। तो जो दवाइयाँ मैंने बताई, अगर इनमें से कोई चीज़ सूट आपको करती है या डॉक्टर देते हैं तो उसे क्या आपको गोलियाँ बना दें, कतरे कम से कम इस्तेमाल करें। गोलियों में अगर आप लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अब कुछ टिप्स देता हूँ फाइनली आपके लिए कि अगर आपको ये परेशानी है या बच्चों में है या आने वाले आपके बच्चों में टेंडेंसी है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं, माँ जो होती है, जो प्रेग्नेंट हो, उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए। उसको अपने बच्चे को जो है ना किसी किस्म के टॉक्सिन से, स्ट्रेस से बचाना होगा। अगर बचाएगी तो उसका बच्चा जो है ना वो सेहतमंद पैदा होगा। तो ये सबसे पहला जो मसला शुरू होता है ये नॉर्मली प्रेगनेंसी से शुरू होता है। तो ज़्यादातर 90% केसेस में इस तरह की बीमारियां जो न्यूरो डेवलपमेंटल या न्यूरो साइकेट्रिक डिसीज़ होती हैं वो माँ की वजह से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। तो अगर आपकी माँ जो है वालदा सुकून से है, कोशिश करें। ये औरतें बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी में चिड़चिड़ी होती हैं, उनका मूड ख़राब होता है, तो वो एक नेचुरल सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ आप कंप्रोमाइज़ करें। उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं तो उस पे बजाय गुस्सा होने के आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए औरतों की नफ्सियात को। और जब औरत नफ्सियाती तौर पे सुकून से होगी, प्रेगनेंसी अच्छी डिलीवर करेगी तो बच्चे भी आपके सेहतमंद पैदा होंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चों के साथ आप जो है ना उनको बताएं कि वो जो भी चीज़ करना है उन्होंने वो राइटिंग में लिखें। तो जब वो राइट करेंगे, चीज़ों को पिन पॉइंट करेंगे तो वो चीज़ें याद रखने में उनको आसानी होगी। इसके साथ आप उनके लिए टाइम निकालें, उनको तवज्जो दें, उनके साथ प्यार मोहब्बत का सलूक करें। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं या हम उनको मारते हैं, हम गुस्से करते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया उनके साथ ठीक नहीं होता। हालांकि ये बच्चे जो है ना आपके प्यार के, तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि ये उन बेचारों के साथ एक बीमारी है, उनकी एक कंडीशन है जिस पे उनको तवज्जो चाहिए, उनको प्रॉपर इलाज चाहिए। लेकिन हम चूँकि समझते नहीं हैं, हम समझते हैं कि ये बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो हम एग्रेसिव होकर उनको और ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनको इग्नोर करते हैं, और वो बच्चे मज़ीद आगे चलकर इवन बताया ना कि जब वो बड़े होते हैं तब भी उनमें ये परेशानियाँ, बीमारियाँ फिर चलती रहती हैं। तो आपको चाहिए कि ऐसे बच्चों को तवज्जो दें, प्यार मोहब्बत दें। इन बच्चों के साथ आई कांटेक्ट अपना अच्छा रखें, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, इनके साथ सिंपल अल्फाज में बातें करें। इनको अगर आपने कोई चीज़ बतानी हो तो हाथों के साथ इशारे करके बताएं, ताकि वो जो है ना आपको समझ सकें, बजाय बोलने के आप उनको कहें ये आपने करने, ये करने, सिंपल लफ्ज़ बोलें और आंखों में आंखें डाल के। तो ये बच्चे आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, आप इनके साथ अफेक्शन बनाएंगे, ये बच्चे आपके पास बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। माँ बाप बहन भाई की मोहब्बत जो है ऐसे बच्चों के साथ फिर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ये कोई अच्छा काम करते हैं तो इनको रिवार्ड्स दें, इनको अप्रिशिएट करें, इनको छोटे छोटे गिफ्ट्स दें, इनको छोटी छोटी जो है ना अप्रिसिएशंस दें। और आप कोशिश करें कि आपका बच्चा रेस्ट प्रॉपर करे, स्लीप उसकी पूरी हो, उसके साथ आप जो है ना अच्छा टाइम गुजारें, और कोशिश करें कि वो सेल फ़ोन, मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी ख़ासकर जो गैजेट्स हैं ये बच्चों के माइंड को और ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। सबसे आखिर में ऐसे बच्चे पसंद करते हैं इनके साथ आप खेलें, इनको आप बाइक राइडिंग कराएं, जॉगिंग कराएं, स्विमिंग कराएं, मार्शल आर्ट्स करें, जिमनास्टिक करें, यानी इनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। और ऐसे बच्चे इन चीज़ों के करने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, और ये जो है थक जाते हैं ऐसी कंडीशन में, फिर इनमें वो एनर्जी का लेवल भी नहीं होता कि घर में ये बहुत ज़्यादा छलांगे लगाएं, बल्कि फिर सुकून से सो जाते हैं। तो आप इनको मसाज करें अरोमेथेरेपी के साथ, ताकि इनको सुकून मिले, इनको होम्योपैथिक दवाइयाँ दें, इनको कुछ सप्लीमेंट जो बताए वो आप दें, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम दें, ताकि आपका जो बच्चा है ये आपका फ्यूचर है।
अगर आज आप अपने बच्चों को तवज्जो नहीं देंगे तो आप इनसे फिर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर ख़ासकर इन बच्चों में इस तरह की बीमारी हो तो वो आपको सारी उम्र जो है ना माफ़ नहीं करेंगे, ब्लेम करते रहेंगे कि आपने बचपन में उनके लिए वो तवज्जो नहीं दी जो उनको चाहिए थी, जिसका वो डिज़र्व करते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी ADHD के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये बातें। कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अगर आपने अपना इलाज करना है तो किसी क्वालिफाइड न्यूरोपैथ और अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे विज़िट करके आपको सारी मेडिसिन्स ADHD की वहाँ मिल भी जाएंगी। अदरवाइज़ आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर भी व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। सो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके साथ दोबारा किसी और टॉपिक पे बहुत जल्द बात होगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।